आज हम एक ख़ास मुलाकात कर रहे हैं जनाब मौलाना अहमद सिराज क़ासमी साहब। यहाँ इसको हुबली आने के बाद मैं वाक़ई मुतासिर हुआ कि इतनी शानदार लाइब्रेरी आपने बनाई है। तो सर, पहला तो आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद कि आपने इतनी शानदार और अजीम लाइब्रेरी बनाई। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी का ख्याल आया कैसे, जबकि दुनिया डिजिटल में जा रही है और आप इतनी शानदार लाइब्रेरी बनाए? देखिए, असल में क्या है कि मोमिन का हथियार दुआ है और आलिम का हथियार किताब है। क्या बात। तो बचपन से भी मुझे किताबों का शौक़ था और मैं कतर में भी रहा काफ़ी दिन तक, वहाँ भी किताबें ख़रीदता रहा, जबकि मदरसे की तो लाइब्रेरी बहुत छोटी सी थी। तो बहरहाल ये शौक़ है और हर महीना हर साल जो है 2 लाख रुपए का एक बजट रखा है। क्या बात कि 2 लाख रुपए की किताब कम से कम साल में आनी चाहिए। तो इस तरीके से ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे आए हुए 7-8 साल या हुआ, तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी मैंने किया इसको। तो ये कितने किताबें होंगे सर अंदाज़ा लाइब्रेरी में? प्राइस के लिहाज से तकरीबन अंदाज़ा है कि 40-40 लाख की किताब है। माशा। हाँ, 40 और लाख। तादाद के लिहाज से भी मेरा अंदाज़ा है कम से कम 30-35 हज़ार किताबें हैं। पुरानी किताबों का तो मुझे नहीं आइडिया है, हाँ लेकिन जो नई किताबें हैं और एक के सेट है, जैसे अली मैनेजर रहमतुल्लाह अलैह का सेट है जी ऐसे जो बड़े बड़े लिखने वाले हैं, जी। जो कलमकार हैं, उन लोगों का पूरा सेट मंगा लेते हैं। ये नहीं कि एक किताब 2 किताब ये पसंद आई, हर आदमी की अलग अलग पसंद होती है, लिहाजा पूरा सेट मंगाते हैं जब मंगाते हैं। तो हम जैसे नौजवानों के लिए, ख़ासकर पढ़े लिखे नौजवानों के लिए आपका मशवरा क्या है? एक ज़ादिरा के टाइप में हमारे साथ शेयर कीजिए सर। देखिए, जो ये मोबाइल ने बहुत सी चीज़ों से महरूम किया, तो उसमें से एक जो है ना वो किताबों से भी महरूम किया है। अब कुछ लोग जो है वो यूट्यूब के ज़रिए अपना काम चला लेते हैं, लेकिन यूट्यूब जो है वो एक गंदा समंदर भी है। जी। फ़िल्टर करने की अगर आपके अंदर सलाहियत है तब तो आप ठीक है, जो भी मज़ामीन आए पढ़ लें। मेरा मशवरा नौजवानों के लिए, ख़ासकर वो लोग जो वाकई में संजीदा है, उन लोगों को चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें इस्लामी लिहाज से और कुछ जैसे भारत के मुसलमानों के लिए मैं कह रहा हूँ। जी। अभी आप इतने ज़माने से जुमा के खुतबा सुनते रहते होंगे, कोई आदमी इस टॉपिक पर बात नहीं करता है कि अक़लियत अक्सरियत के साथ कैसे रहे। जी। ये चीज़ें हमको कोर्स के तौर पे जानना चाहिए कि हम मिनॉरिटी में जब रहें कहीं तो हमारे रहने का तरीका क्या है जी। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से गाइडलाइन क्या है। जी। ये बातें जुमा से आनी चाहिए, जो नहीं आती हैं, ज़्यादा हमको पता ही नहीं होता है। इसी तरीके से हालात पिछले 2014 से जो ख़राब होना शुरू हुए, तो आखिर इतने जल्दी इतने हालात ख़राब कैसे हो गए हैं। हाँ। ये टॉपिक्स पर बात होनी चाहिए कि इसमें हालात ख़राब किए जा रहे हैं या हालात 2 वजह हो सकती है, या तो एक्सटर्नल मामला है और या इंटरनल मामला है। जी। क्यों लोग ख़राब करना चाहते हैं, उसके पीछे क्या कहानी है, भारत के मुसलमानों से नफ़रत क्यों कर रहे हैं, क्या हम इतने ख़राब हैं वाकई में, इस पर गौर करें। और अगर नहीं है तो प्रॉब्लम है कहाँ, क्योंकि लोगों की आदत ये है कि वो प्रॉब्लम तो बताते हैं, सब कह रहे हैं मुसलमानों के हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन ये तकरीरें अल्लाह ने 52 जुमा हमको साल में दिया था, उस पर कोई गौर नहीं कर रहा है कि इस जुमा को जब तक आप सही नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होना है। वो जुमा सही नहीं हो पा रहा है, वहाँ से ये बातें आनी चाहिए कि भारत के मुसलमानों से नफ़रत क्यों करते हैं, अक़लियत अक्सरियत के साथ कैसे रहना चाहते हैं। और तीसरी चीज़ जो है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तबलीग किया इस्लाम की, उस वक्त कोई भी चैनल नहीं था, कोई प्रिंट मीडिया या लैपटॉप कुछ भी नहीं था। अब आज अगर आप प्रिंट मीडिया पे जाते हैं तो भी आपको ख़तरा है कि साहब आप बैन हो जाएं, आप अंदर चले जाएं। आप यूट्यूब पर जाते हैं तो आपका चैनल बैन कर दिया जाता है। तो आदमी बहुत परेशान है कि मैं कुछ करना भी चाहूँ तो भी प्रॉब्लम है। एक चीज़ ऐसी है जो कोई नहीं बैन कर सकता है कि आप चलते फिरते मुसलमान बन जाइए जी, जिसमें न यूट्यूब की ज़रूरत है, न किसी प्रिंट मीडिया की। न यही काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर लिया था अपने सहाबा की टीम के साथ, कि जो बातें, जो कैरेक्टर था किताबों में, वो कैरेक्टर प्रैक्टिकली क्या हो गया, पेश हो गया। उससे आज नौजवान हमारा क्या है, दूर है। अभी हमको
बहुत तकलीफ़ होती है अगर हमारी बहन किसी गैर महरम से बात करे, चैट करे। कभी लड़ाई भी होती है, बहन को हम मार भी देते हैं। वो ये कभी नहीं सोचते कि हम चैट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जी। हर नौजवान सिर्फ ये सोच ले, अपनी बहन की हिफाजत करने से ज़्यादा अगर आप दूसरे की बहन की हिफाजत कर ले तो आपकी बहन खुद ब खुद महफूज हो जाएगी। क्या बात। लेकिन हम अपनी बहन की हिफाजत की फ़िक्र करते हैं, बड़ा मुझे टेंशन होता है, बड़ी गैरत आती है, लेकिन दूसरी बहन के साथ हम क्या कर रहे हैं उस पर हमारी तवज्जो नहीं है। तो ये दो चार चीज़ें हैं जो नौजवानों में आनी चाहिए और इन चीज़ों पर उनको नज़र रखनी चाहिए। एक लास्ट सवाल सर, अभी 70 साल से देखा जा रहा है कि मुसलमान सेल्फ रिलायंस ज़्यादा हैं, काफ़ी क्रिएटिव भी हैं, मगर क्रिएटिव होने के बाद, सेल्फ रिलायंस होने के बाद, इनका इतना खुद सेल्फ एम्पावरमेंट होने के बाद भी फिर भी ये पिछड़े हुए क्यों नज़र आते हैं, ख़ासकर नॉर्थ इंडिया के मुसलमान कंपेयर टू साउथ इंडिया। तो चूँकि आप दुनिया घूमते हैं और ख़ासकर आप इंडिया के अंदर काफ़ी दौरे रहते हैं आपके, तो इस पे आपका तजुर्बा बोलिए ताकि हम सब मिल के आगे बढ़ें और इस देश की तरक्की में रोल सवाल करें। आपके के लिए फिर से मतलब जी, असल सवाल जी, क्या है? 1970 साल से पिछले मुसलमान जो है आप देखते हैं बगैर गवर्नमेंट के सपोर्ट के भी बोल सकते हैं कि ये सेल्फ रिलायंस खुद कफील हुए और आज एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचे, खासकर साउथ इंडिया कंपेयर करें तो नॉर्थ इंडिया बिल्कुल इससे बैकवर्ड है। तब दोनों कम्युनिटी आगे, दोनों तरफ से साउथ और नॉर्थ आगे आके हम देश में अपने क्या रोल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखिए असल में क्या हुआ है कि यूपी में आज भी और आज के 70 साल पहले भी जी एजुकेशन का, तालीम का जो नज़्म है ना, ख़ासकर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, वो तकरीबन यहाँ के मुकाबले में 20% है। लोग तनख्वाहें लेते हैं बड़ी बड़ी दिन। मैं खुद अपने गांव में मजबूर होकर के मुझे प्राइवेट स्कूल खोलना पड़ा, वरना 3 टीचर हैं और 5 क्लास है। सारी चीज़ जो तवज्जो हेल्थ बने एजुकेशन पर होनी चाहिए ना, वो गवर्नमेंट देती है और गवर्नमेंट ने सिर्फ ये किया कि तनख्वाहें बढ़ाना शुरू कर दिया, तनख्वाहें बढ़ा रही है। अब इस वक्त बहुत अच्छी तनख्वाहें हैं, कोई पढ़ाता नहीं है। तो तालीम के मैदान में जो है ना, एक छोटा सा तबका होता है जो एकदम क्रीम पर होता है, बिहार में भी, यूपी में भी। लेकिन एक बड़ा तबका जो है ना, अभी मैं आपको बताऊं, मैं अपने गांव की बता रहा हूं, कई लड़के ग्रेजुएट हैं। तो मैंने उनसे पूछा कैसे, उन्होंने कहा कि हम वो फ़ीस ले लेते हैं। फ़ीस लेने के बाद वो कहते हैं कि आपको क्लास में नहीं आना है क्योंकि यहाँ कोई टीचर नहीं है। वो रजिस्टर्ड हैं, फ़ीस ले लिया उन्होंने, फ़ीस कमा लिया, और जब एग्ज़ाम का टाइम होता है तो उनकी कापियाँ दूसरे लोग भी लिख देते हैं, सब कुछ होता है। जी। तो सवाल ये है कि जब ऐसे तालीम दी जाएगी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। तो बेसिक क्या है, आदमी को मुहद्दब बनाती है, आदमी को हर सिफत पैदा करती है एजुकेशन। जी। वो एजुकेशन यहाँ के और वहाँ के कंपेयर में बहुत बड़ा फ़र्क है, इसकी वजह से ये आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। माशाल्लाह, बड़ी खुशी है मौलाना आपसे मिल के, आपसे बात करके एक जज्बा मेरे अंदर भी पैदा हुआ। फिल वक्त हम आपके उस महल में जाते हैं जो आपकी लाइब्रेरी है, और मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतनी खुशी हो रही है कि मैं अपनी खुली आंखों से अल्हम्दुलिल्लाह देख रहा हूँ इतनी बड़ी लाइब्रेरी। जज़ाकल्लाह। और एक लास्ट बात मैं व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि मौलाना जो है अपना पूरा का पूरा ख़र्च अगर करते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ किताबें ख़रीदने पर ख़र्च करते हैं। तो अंदाज़ा लगाइए, एक शख्स पूरी ज़िंदगी की कमाई किताबें ख़रीदने में ख़र्च कर रहा है। तो हम भी इस उसवे को अपना लेंगे तो इंशाअल्लाह हम भी इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप वक्त दिए। थैंक यू सर, थैंक यू।